गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के सेशन में हम 29 मार्च के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो आपको पता है कहां मिलेगी, क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर इवनिंग में 6 बजे तक आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है। वहां पर जाकर आप इसे इवनिंग में कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आइए 29 मार्च के करंट अफेयर को आगे बढ़ाने से पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखें, रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना किस राज्य की योजना है? पहला क्वेश्चन। सेकेंड, भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी है, या नदी घाटी बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी है? थर्ड क्वेश्चन, चंदूरी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? 3 क्वेश्चन है, बीच में और भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। शुरू करें 29 मार्च के करंट अफेयर में। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? देखिए, पहले इस संस्था की बात करते हैं कि पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो एक्चुअल में है क्या। देखिए, नाम से समझ में आएगा, पुलिस बल के मध्य में डेवलपमेंट करना, मतलब पुलिस बल के लिए डेवलपमेंट करना, पुलिस बल का आधुनिकीकरण करना, उन्हें टेक्नोलॉजी से जोड़ना, इस उद्देश्य से काम करती है पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो। ओके, इसकी स्थापना 1970 में की गई थी भारत में, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। भारत की जो होम मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत यह संस्था या ब्यूरो काम करती है। हाल ही में इसके नए डायरेक्टर जनरल के रूप में राजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए, राजीव कुमार शर्मा पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो के नए डायरेक्टर जनरल हाल ही में नियुक्त किए गए। कौन है इनकी बात करें तो ये राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी है। ओके, इसके बाद देखिए, वर्तमान में राजीव कुमार शर्मा नियुक्त हुए, लेकिन इनके पहले इस पद पर बालाजी श्रीवास्तव थे। इनके हटने के बाद राजीव कुमार शर्मा महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट नियुक्ति के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। आईपीएस अधिकारी एस सुरेश को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो 2 यहां पर हमने नियुक्तियां पढ़ी। एक तो हो गए हमारे डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार शर्मा, पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो के महानिदेशक है, और इसके अलावा आईपीएस अधिकारी एस सुरेश स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किए गए। दोनों में अंतर है ना? ठीक है, इनकी नियुक्ति, राजीव कुमार शर्मा की नियुक्ति डायरेक्टर जनरल के पद पर 30 जून 2026 तक के लिए की गई है। यह भी एक फैक्ट है, याद रखिएगा, 2026 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो के महानिदेशक के पद पर बने रहेंगे। उसके बाद या तो कार्यकाल बढ़ाया जाए या फिर किसी और को बनाया जाए, वो बात की बात है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, महिला एशिया कप क्रिकेट 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो जो एशियाई क्रिकेट एसोसिएशन है उसने हाल ही में महिला एशिया कप क्रिकेट 2024 का शेड्यूल जारी किया है, और इसके अनुसार 2024 में ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट है इसका आयोजन किया जाएगा श्रीलंका में। आंसर डी। ठीक है, श्रीलंका भारत के दक्षिण में एक समुद्री देश है, भारत के दक्षिण में स्थित है। यहां पर 2024 में महिला एशिया कप क्रिकेट का आयोजन 19 से लेकर 28 जुलाई तक किया जाने वाला है, श्रीलंका के दाम्बुला। ओके, यहां पर यह घोषणा किसने की है? एशियाई क्रिकेट एसोसिएशन ने की है, क्योंकि एशिया के जितने भी देश है उनकी महिलाएं, उनकी महिला क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती है। क्लियर? ठीक है, देखिए 2024 में ये जो टूर्नामेंट होगा श्रीलंका में 8 टीमें पार्टिसिपेट करेगी। इंडिया के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका जहां पर टूर्नामेंट कंडक्ट किया जाएगा, बांग्लादेश, यूएई, मलेशिया, नेपाल और थाईलैंड। ठीक है, पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था 2004 में, और पहली बार इंडिया की टीम ही विनर रही थी। भारत की जो महिला क्रिकेट टीम है वो महिला एशिया कप क्रिकेट पहली बार 2004 में विनर रही थी। यहां पर करेक्ट कीजिएगा, 2004। ठीक है, 2023 में जो लास्ट टूर्नामेंट खेला गया था उसकी भी विनर इंडिया की महिला क्रिकेट टीम थी, और ये 7वीं बार, लास्ट ईयर 7वीं बार इंडिया की महिला क्रिकेट टीम ने
इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया है या फिर इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया है। अब 2024 में शुरुआत कब हुई थी? 2004 में। 2024 में महिला एशिया कप क्रिकेट चैंपियनशिप या टूर्नामेंट कहां खेला जाएगा? तो यह खेला जाएगा श्रीलंका में। कंफर्म? थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साल 2024 का पहला सेना कमांडरों का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? देखिए, यह इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2024 का पहला सम्मेलन है सेना कमांडरों का। ओके, इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। वैसे हाइब्रिड तरीके से यह सम्मेलन आयोजित होगा, मतलब वर्चुअली भी इसका आयोजन किया जा रहा है और फिजिकली भी इसका आयोजन किया जाएगा। तो यह हाइब्रिड तरीका है। नई दिल्ली में, जो कि भारत की कैपिटल है, यहां पर पहला सेना कमांडरों का सम्मेलन 2024 का आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, देखिए, शुरुआत वर्चुअली माध्यम से की गई है। जो वर्चुअली सम्मेलन है वो आयोजित किया गया 28 मार्च को, यह हो चुका है। अब फिजिकली जो सेशन है इस सम्मेलन का, वो 1-2 अप्रैल 2024 को आयोजित किया जाएगा। ओके, सेना की भविष्य की रणनीति को तैयार करना, आर्मी की भविष्य की रणनीति के बारे में डिस्कस करना, इस पर चर्चा करना, कैसे सेना को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा सकता है, किन टेक्नोलॉजीज का यूज किया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर इस सम्मेलन में चर्चा की जाने वाली है। ऑल ओवर सेना को कैसे डेवलप किया जाए, फ्यूचरिस्टिक बनाया जा सके, यही उद्देश्य इस सम्मेलन का। कंफर्म? देखिए, अध्यक्षता किसने की, ये याद रखिए, थल सेना अध्यक्ष भारत के जनरल मनोज पांडे हैं वर्तमान में। इन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है। अब देखिए, भारतीय सेना में कमांड की बात करें तो वर्तमान में भारतीय सेना में 7 कमांड है, हम बात करेंगे। लेकिन यहां पर यह समझिए कि भारतीय सेना की प्रत्येक कमांड की जो कमान होती है वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के एक जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के हाथ में होती है। इस तरह से भारत में सेना की 7 कमांड है। कौन कौन सी? तो उत्तरी कमांड का मुख्यालय है उधमपुर, जम्मू कश्मीर। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय चंडीगढ़। पूर्वी कमांड कोलकाता। दक्षिणी कमांड पुणे, महाराष्ट्र। दक्षिण पश्चिम कमांड जयपुर। मध्य कमांड लखनऊ। और प्रशिक्षण कमांड भी होती है इसमें, जिसका मुख्यालय शिमला में स्थित है। तो इस तरह से इंडियन आर्मी की टोटल 7 कमांड है। ओके, इन कमांडरों का जो सम्मेलन है उसका आयोजन हाल ही में कहां किया गया? नई दिल्ली में, भारत की राजधानी। अगले क्वेश्चन पर आइए। एक रिपोर्ट से क्वेश्चन है यहां पर। रिपोर्ट है इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। काफी सुर्खियों में है, काफी कंट्रोवर्सी में है, तो यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। देखते हैं हम क्या है रिपोर्ट। हाल ही में इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 जारी की गई। रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, रिपोर्ट में पर्टिकुलर किसी को रैंक नहीं दी गई है, लेकिन कुछ चीजों को एड्रेस किया जाता है। कुछ की पॉइंट है जो कि हमको याद रखने चाहिए, और नॉर्मली ये पता रहना चाहिए हमें कि इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जारी कौन करता है। तो देखिए, पहले हम देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। तो यह रिपोर्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और भारत के मानव विकास संस्थान ने संयुक्त रूप से जारी की है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। सेकेंड, भारत में बेरोजगारों में 83% युवा बेरोजगार है। यह कथन भी बिल्कुल सही है इस रिपोर्ट का। और भारत में बेरोजगार युवाओं में माध्यमिक और उच्च शिक्षा वाले लोगों की हिस्सेदारी 2022 में 65.7% है। तो इस रिपोर्ट में यह पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा सभी सत्य है। ओके, देखिए, ऐसा आंसर डील करने के लिए आपको रिपोर्ट के अंदर क्या बात कही गई है वो पता होना चाहिए। अब यहां पर रैंक तो दी नहीं गई, तो इस रिपोर्ट से अगर क्वेश्चन आते तो इस तरह से ही बनते। ठीक है, पूरी रिपोर्ट देख लेते हैं, की पॉइंट्स कुछ डिस्कस कर लेंगे जो काम के। तो देखिए, ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, यहां पर आते हैं हम। इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जारी किसने करी है, पहले ये समझिए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और भारत के मानव विकास संस्थान ने संयुक्त रूप से इस रिपोर्ट को जारी किया, जो कि भारत के एम्प्लॉयमेंट पर एक रिपोर्ट है। ठीक है, देखिए, इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट। ओके, देखिए, रिपोर्ट के जो की पॉइंट्स है उसमें भारत में बेरोजगारों में 83% युवा बेरोजगार है। ठीक है, सेकेंड, 2022 में कुल बेरोजगार आबादी में बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी 82.9% है।
मतलब जो 100% बेरोजगार है 2022 में, उसमें से 82.9% यूथ बेरोजगार है, यूथ अनएम्प्लॉयड है इंडिया में। इसके अलावा भारत में बेरोजगार युवाओं में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन वालों की हिस्सेदारी सन 2000 में ओनली 35% के आसपास थी, 35.2%, और अब ये 2022 में बढ़कर कितनी हो गई, 65.7%। इसके अलावा जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है भारत में, ठीक है, उनमें पुरुष 62.2% है, और महिलाओं की बात करें तो इनकी हिस्सेदारी पुरुषों से ज्यादा है, 76.7%। आप जानते हैं महिलाओं को एजुकेट होने के बाद भी काफी हम पुरानी परंपराओं को फॉलो करते आए, तो महिलाओं को ज्यादा हिस्सेदारी अभी तक नहीं दी जा पा रही है सोसाइटी में। हालांकि निरंतर असमानता को कम करने के प्रयास चल रहे हैं, फिर भी इस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि एजुकेटेड होने के बाद भी महिलाएं काम नहीं कर पा रही। इसीलिए देखिए, शिक्षित बेरोजगार युवाओं में मेल कम है, मेल परसेंटेज कम है, और जो विमेन परसेंटेज है वो ज्यादा है। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने चाहिए। रिपोर्ट को किसने जारी की ये मैं आपको बता ही चुका हूं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऑब्जेक्टिव में वन लाइनर में वो क्वेश्चन आता तो डायरेक्ट आपसे पूछता कि रिपोर्ट किसने जारी की, तो आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस भारतीय को यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आपदा जोखिम कम करने के लिए महासचिव के विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया? थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है। देखिए, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जो कि यूनाइटेड नेशन के अंदर ही एक कार्यालय है जो कि पूरे वर्ल्ड में जो डिजास्टर से आपदाएं हैं उनको कम करने, उनके जोखिमों को कम करने का प्रयास करता है, उसके लिए काम करने वाला यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है। हाल ही में इस कार्यालय में महासचिव के विशेष प्रतिनिधि के रूप में भारत के कमल किशोर को नियुक्त किया गया। कमल किशोर इंडिया के, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कमल किशोर को यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में आपदा जोखिमों को कम करने के लिए सहायक महासचिव और महासचिव के विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। अब यहां पर कमल किशोर की बात करें तो ये वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में सचिव के पद पर है, और अब ये विशेष प्रतिनिधि बनेंगे यूनाइटेड नेशन की संस्था में, ठीक है। इनके पहले इस पद पर जापान के मामी मिजुटोरी थे, इनका कार्यकाल खत्म हुआ। इनके हटने के बाद कमल किशोर नियुक्त किए गए हैं यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में महासचिव के विशेष प्रतिनिधि के पद पर। कंफर्म। संस्था क्या कार्य करती है बता चुका हूं, यूनाइटेड नेशन का कार्यालय है। स्थापना 1999 में की गई थी, 1999 में की गई थी, और हेडक्वार्टर कहां स्थित है? हेडक्वार्टर स्थित है इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़े, इसके बाद आइए यूनाइटेड नेशन की बात कर लेते हैं, लगे हाथ। तो यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय यूएसए में है, और एंटोनियो गुतेरेस वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के महासचिव के पद पर हैं, ठीक है। चलिए आगे आते। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए प्रीवियस एग्जाम में भी पूछा गया है ना, सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव ईसा मसीह के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ईसा मसीह ईसाई धर्म के अलमाइटी भगवान है, ठीक है ना, तो ईसा मसीह के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है गुड फ्राइडे। देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है गुड फ्राइडे नाम सुनकर, पर गुड फ्राइडे के दिन जो यहूदी शासक थे उन्होंने ईसा मसीह, जो कि ईसाई धर्म के भगवान हैं, उनको सूली पर चढ़ाया था, तो इसीलिए गुड फ्राइडे को मनाया जाता है ईसाई धर्म में। शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, और इसे ही होली फ्राइडे भी कहा जाता है। गुड फ्राइडे को ही ईसाई धर्म में होली फ्राइडे कहा जाता है, ठीक है। अब यहां पर 3 और वर्ड है, लेंट, युल और ईस्टर, इनकी भी हम बात करेंगे। लेकिन देखिए, ये भी मान्यता है कि 3 दिन बाद ईसाई जो
ईसा मसीह थे वो जीवित हो गए थे। इसीलिए जो गुड फ्राइडे के बाद संडे आता है उसे ईस्टर संडे के रूप में मनाया जाता है। तो यहां पर एक और फैक्ट आपको मिला, ठीक है ना। गुड फ्राइडे ईसा मसीह का बलिदान दिवस है और ईस्टर संडे उसके 2 दिन बाद जो संडे आता है उस दिन मनाया जाता है। मतलब संडे तीसरा दिन है बलिदान का, ठीक है, बलिदान के बाद तीसरा दिन। 2024 में 29 मार्च को गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है, ठीक है। कारण क्या है मैं आपको बता चुका हूं। चलिए, यहां पर एक और वर्ड था लेंट। ये कैथोलिक समुदाय द्वारा लगभग 40 दिनों का एक धार्मिक अनुष्ठान, कैथोलिक समुदाय धार्मिक अनुष्ठान सेलिब्रेट करता है, यह है लेंट। और यूल की बात करें तो यह जर्मनी लोगों के द्वारा या जर्मनिक लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। और ईस्टर मैं आपको बता ही चुका हूं, ईस्टर संडे के रूप में ईसाई धर्म ही इसे मनाता है, ठीक है। आगे आइए, चर्चा में रहे मीम कॉइन किसका उदाहरण है। तो मीम कॉइन्स की बात करें तो ये क्रिप्टो करेंसी है, काफी चर्चा में रही है कुछ समय से, काफी एग्जाम्स में हमने क्वेश्चन भी देखे हैं कुछ समय से। तो क्रिप्टो करेंसी है मीम कॉइन्स। अब ये है क्या, तो देखिए ये एक क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी है जिसे हाल ही में देखिए लॉन्च किया गया है। इस पर जो इंटरनेट पर जो मीम्स वायरल होते हैं, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, एक डॉग का मीम्स काफी वायरल होता है। तो इस तरह के जो मीम्स वायरल होते हैं उनके चित्र अंकित होते हैं इस करेंसी पर। इसे ही नाम दिया गया है मीम कॉइन, क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। नई श्रृंखला लॉन्च हुई है क्रिप्टो करेंसी की मीम कॉइन्स के नाम से, ठीक है ना। इसे मेमेटिक कॉइन या सामुदायिक सिक्के भी कहा जा सकता है, पर आपको यह चीज समझना पड़ेगी कि यह डिजिटल करेंसी है, ठीक है। अभी तक रेगुलेटरी पूरे वर्ल्ड में इसकी नहीं है, पर डिजिटल करेंसी है, इंटरनेट पर उपलब्ध है। जितने भी इंटरनेट पर उपलब्ध मीम्स हैं उनके आधार पर इस करेंसी को डिजाइन किया जा रहा है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, डिजिटल मुद्राएं। अब ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से इसे कंट्रोल किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। काफी सारी फेमस भी है, जैसे देखिए फेसबुक या फिर मेटा हम बोलें, इसने एक लिब्रा क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किया था। इंडियन गवर्नमेंट ने भी घोषणा की है कि वो हम भी अपनी रेगुलेटरी वाली क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करेंगे। अभी तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन घोषणा हुई है तो कभी भी होए इन फ्यूचर। तो मेटा ने लिब्रा नाम की क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किया था। बिटकॉइन तो काफी फेमस है ही। एथरियम ये भी काफी पश्चिमी देशों में, यूरोप जैसे देशों में काफी फेमस एक क्रिप्टो करेंसी। और इसी क्रम में आई है मीम कॉइन्स, ठीक है। ये भी एक क्रिप्टो करेंसी है, याद रखिएगा। आगे आइए, बासिरो डियोमाए फेय किस अफ्रीकी देश के प्रेसिडेंट चुने गए। तो बासिरो डियोमाए फे अफ्रीकी देश सेनेगल, जो कि पश्चिम अफ्रीकी देश है, इसके प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीते। देखिए अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीते हैं, कुछ दिनों में अगर सेनेगल की जो संवैधानिक परिषद है वो अप्रूव कर देती है तो ये प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट कर दिए जाएंगे बासिरो डियोमाए फे। अभी तक एक मैकी शॉल यहां पर प्रेसिडेंट के पद पर हैं, कहां पर, सेनेगल में। लेकिन जो चुनाव अभी होने थे उनको आगे करने के लिए, इस साल के एंड में करने के लिए उन्होंने घोषणा की थी, जिसके कारण बहुत ही हिंसक प्रदर्शन हुए थे सेनेगल में, जिसके कारण जो विपक्षी नेता है बासिरो, इनको भी जेल में डाल दिया था वहां के प्रेसिडेंट ने। लेकिन फिर भी हिंसक प्रदर्शन के कारण बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था। तो जब अभी चुनाव कंडक्ट हुए, हार माननी पड़ी प्रेसिडेंट को कि भाई करवाने ही पड़ेंगे। तो जब चुनाव कंडक्ट कराए गए तो इसमें जीत के आ गए कौन, बासिरो डियोमाए फे, ठीक है। ये सेनेगल के नए प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए, ठीक है। 2-5 दिन में जैसे ही घोषणा हो जाती है ये इसके प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिए जाएंगे। सेनेगल पश्चिम अफ्रीकी देश, याद रहेगा। यहां पर आप इमेज देख सकते हैं, यह है सेनेगल, इसकी कैपिटल है डाकार, सेनेगल की कैपिटल है डाकार, पश्चिम अफ्रीकी देश। इसके बाद आते हैं, हाल ही में किस संस्था द्वारा ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट जारी की गई। देखिए इस रिपोर्ट में इंटरनली ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको याद रखना पड़े, लेकिन ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी संस्था ने जारी की। तो इसे जारी किया है अंकटाड। अंकटाड की बात करें तो द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यह है अंकटाड। इसने हाल ही में पूरे वर्ल्ड में ट्रेड पर एक रिपोर्ट जारी की है जिसे ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अंकटाड की रिपोर्ट है।
वैसे तो इंटरनली कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि हमको याद रखना पड़े, पर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एक की पॉइंट देख लेते हैं। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने कहा है कि 2023 में भारत के सर्विस एक्सपोर्ट में 14% की वृद्धि हुई है। यह इंडिकेट करता है भारत को विकसित अर्थव्यवस्थाओं की ओर, कि इंडिया विकसित अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहा है। सर्विस सेक्टर का योगदान अगर बढ़ता है इकोनॉमी में, तो वो इंडिकेट करता है कि वो देश विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। तो इसने बताया कि 2023 में हमारा सर्विस एक्सपोर्ट 14% बढ़ा है, और इसके अलावा गुड्स एक्सपोर्ट में 6% की गिरावट आई। ओके, ठीक है, एक इंडिकेटर है, याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन रिपोर्ट याद रखिए कि ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट को किसने जारी किया, तो इसे अंकटाड ने जारी किया। यहां पर अंकटाड की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गन है, संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है, जो कि पूरे वर्ल्ड में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट इशू से संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं अलग अलग देशों के मध्य में, उनको सॉल्व करने का काम करता है, और सभी देशों के मध्य में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट जैसे मुद्दों पर शांति बनाए रखने का, आपसी सहमति बनाए रखने का प्रयास करता है। सभी देशों के मध्य में ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके और ऐसी कोई भी इशू ना आए, कोई भी डिस्प्यूट ना हो, इसके बारे में काम करता है, ध्यान रखता है अंकटाड। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, और रेबेका ग्रीनस्पैन वर्तमान में अंकटाड के सेक्रेटरी जनरल के पद पर है। ओके, इसके बाद आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 में कौन सा देश पहली बार भाग लेगा? तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 सऊदी अरब ने घोषणा की है कि वो पहली बार अपना जो रिप्रेजेंट है, जो कि उनके देश को रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी महिला होगी उनको भेजेगा मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के लिए। 2024 में 73वां एडिशन है, ठीक है, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा मैक्सिको में। सऊदी अरब पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाला है। कहां आयोजित होगा? मैक्सिको। ओके, सऊदी अरब को रिप्रेजेंट करेगी रूमी अलकाहतानी, ठीक है, ये सऊदी अरब के रियाद की रहने वाली है रूमी अलकाहतानी, ये रिप्रेजेंट करेगी सऊदी अरब को। यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो 72वां मिस यूनिवर्स कंपटीशन है 2023 में, वो अल साल्वाडोर में आयोजित किया गया था, मध्य अमेरिकी देश है, और इसमें मिस यूनिवर्स 2023 रही है निकारागुआ की शेनिस पलासियोस। तो शेनिस पलासियोस जो कि निकारागुआ से बिलोंग करती है, ये वर्तमान में मिस यूनिवर्स है, 2023 में बनी थी लास्ट ईयर। ओके, और अब आयोजित होगा 2024 में, कहां पर? मैक्सिको। यहां पर मैक्सिको में पहली बार सऊदी अरब मिस यूनिवर्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला है। कैपिटल है सऊदी अरब की रियाद, और रियाल यहां की ऑफिशियल करेंसी। ओके, तो 29 मार्च के सभी करंट अफेयर कवर हो गए। अब हम बात करेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन को, एक बार यहां पर देखते हैं, है ना। 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्या था? हाल ही में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो कौन थे? सदानंद वसंत दाते। सेकेंड, चर्चित फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज कहां पर है? यह है अमेरिका में, है ना। इसके बाद विश्व रंगमंच दिवस या फिर वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है? 27 मार्च को। इसके बाद केंद्र सरकार ने किसे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया? तो यह है पीयूष आनंद। कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था। हाल ही में खबरों में रहा पोयम 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? इसरो का है। इसके बाद 148th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की बैठक का आयोजन कहां हुआ? तो यह हुआ है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। किस भारतीय खिलाड़ी को एवरीडे का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो यह है भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा। हाल ही में वर्तमान उत्तराखंड राज्य के चिपको आंदोलन को 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। थर्ड बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? हरियाणा की टीम, है ना। जो इस बालिका और बालक दोनों वर्गों का किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है, ठीक है ना। चर्चा में रहा एतुर नगरम
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? कल पढ़ा था, तेलंगाना में स्थित है। ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन लास्ट डे के रिवीजन। अब लास्ट डे के जो हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे थे उनकी एक बार बात कर लेते हैं। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? सबका क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सही आया। कंबोज जी को प्रदान किया गया, प्रोफेसर हैं कंबोज जी, उन्हें एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं कौन? अरविंद पनगरिया। ठीक है। चर्चित चिन्नार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के केरल राज्य में स्थित है। 2 और क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे सेशन के बीच में। एक मैंने आपसे पूछा था कि टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का भाला फेंककर गोल्ड जीता? तो उसका आंसर था 87.58 मीटर, है ना। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि राज्यसभा के सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़ वर्तमान में राज्यसभा के सभापति के पद पर है। ओके, आज के सेशन में जो मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिए हैं उनको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि उनके आंसर क्या है। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।